अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर वर्क से। चैप्टर 6 है आपका वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम कंजर्वेटिव सिस्टम पढ़ा था, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिस्कस कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। शो दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले देखें वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। हम कंजर्वेटिव सिस्टम का वन डायमेंशनल सॉल्यूशन निकालने से पहले ये एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि कंजर्वेटिव सिस्टम होता क्या है। कंजर्वेटिव सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वर्क डन बाय अ फोर्स इज के कंजर्वेटिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किया गया फोर्स से वर्क डन नंबर वन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। ठीक है, जिस पाथ पे वो वर्क डन हो रहा है उस पे इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड ना करता हो। नंबर टू, अगर जो वर्क डन हो रहा है और जिस फोर्स की वजह से हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू द फंक्शन डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, कि यानी कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एनर्जी। फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए और चेंज इन एनर्जी के। जैसे कि ये आपको नजर आ रही है डेल यू क्या है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू वर्क डन को जाहिर कर रहा है और ये कौन सा वर्क डन है जो कंजर्वेटिव सिस्टम की वजह से हुआ है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम क्या हुआ, ऐसा सिस्टम जिसमें वर्क डन ऐसी फोर्स की वजह से हो जो फोर्स नंबर एक पाथ पे डिपेंड ना करती हो। ठीक है, नंबर दो, वो फोर्स जो है वो एनर्जी के फंक्शन के डिफरेंस के इक्वल हो। इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम। नाउ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है इन वन डायमेंशनल एक डायमेंशन मोशन में इज इन ए सिस्टम एक्टेड अपॉन बाय अ सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स। कहते हैं कि ये एक सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है। कंजर्वेटिव फोर्स को हमने एफ ऑफ एक्स से जाहिर किया। ठीक है, और उसकी मदद से हम इक्वेशन लिखते हैं डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। डेल यू यहाँ पे क्या है जी, चेंज इन एनर्जी है, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, यानी कि चेंज इन एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है जी, एफ डी एक्स के। हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। फोर्स यहाँ पे जो है वो एक्स का फंक्शन है और डी एक्स हम डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रहे हैं, डेल यू चेंज इन एनर्जी माइनस हमारी इक्वेशन में। ये एक्स नॉट से एक्स क्या है, ये एक्स नॉट से एक्स लिमिट्स हैं। ये कौन सी लिमिट है कि अगर हम इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट लेते हैं और फाइनल पोजीशन एक्स लेते हैं तो हमारी जो चेंज इन एनर्जी है वो कैसे होगी, यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ एक्स नॉट, यानी कि फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये हमने ऊपर एक्सप्रेशन पढ़ा है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए कह रहे हैं ना, मूविंग फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज फ्रॉम वी नॉट टू वी। जाहिर है एक पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होगी यू ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स नॉट, लेकिन जब वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी तो इनिशियल पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी वी नॉट होगी और मूव करने के बाद फाइनल पोजीशन पर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी। वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक, वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा था कि वर्क डन बाय सिंगल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन जो है एक सिंगल फोर्स की वजह से वो उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इक्वेशन लिखी है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन 1 और 2, अगर ये माइनस हम इस साइड में कर लें, ठीक है,
और डब्ल्यू डब्ल्यू, ये दोनों जो है वो इनकी एक एक साइड इक्वेशन की क्या हो जाती है, इक्वल। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, इसकी दूसरी साइड आ जाएगी 1/2 mv² माइनस 1/2 mv नॉट²। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस यू ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस यू ऑफ एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस यू ऑफ एक्स को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और ये ऑलरेडी इस साइड पे पॉजिटिव है, और ये माइनस 1/2 mv² इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको क्या करते हैं, टोटल एनर्जी के इक्वल लिख लेते हैं। जो इनिशियल पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लिखते हैं ई के इक्वल। तो इस तरह से हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है, ई इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स माइनस प्लस 1/2 mv²। द टर्म ऑन राइट हैंड साइड डिपेंड अपॉन, ये जो राइट हैंड साइड पे हमने टर्म लिखी है, दैट इज डिपेंड अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, सो कांस्टेंट एंड कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ये जो एनर्जी है इनिशियल पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमने इसको एक अकेली कांस्टेंट टर्म ई के इक्वल लिख लिया, और इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का लॉ भी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। ये अभी हमने स्टार्ट में इक्वेशन पढ़ी है कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का आपस में रिलेशन है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डेल यू को हम डी ऑफ यू भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, और वर्क डन को लिख सकते हैं माइनस एफ डी एक्स डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, f इज इक्वल टू डी यू माइनस ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये देखें ये क्या आया है, f इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोजीशन का नेगेटिव किसके बराबर आ गया, फोर्स के। द पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, जो कि हमने ऊपर जो है वो किया था u ऑफ x, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये किसका फंक्शन थी, पोजीशन का। हुज नेगेटिव डेरिवेटिव, इस एनर्जी का नेगेटिव डेरिवेटिव आपको क्या देता है, फोर्स। द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये हमने प्रूव भी करना था कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये फोर्स हमने जो अप्लाई की थी वर्क डन के लिए कंजर्वेटिव फोर्स थी। देखें ये इक्वल आ गई है, डेरिवेशन हमारे पास क्या आई है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या कह लें कि माइनस डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स। ये था हमारा एक क्वेश्चन, और ये था हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। ये अभी हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकला, ये हमने इसमें माइनर सा डिस्कस किया है कंजर्वेटिव सिस्टम को, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने प्रूव किया है कि ये कैसे फोर्स के इक्वल आता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास टर्म है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, 9th क्लास से। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी इन अ सिस्टम इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, कि किसी सिस्टम में पोजीशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ड्यू टू, अब यहाँ पे पूरे सिस्टम की बात की जा रही है, एक बॉडी की बात नहीं की जा रही। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ड्यू टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ सिस्टम। जाहिर है जब एक पूरी सिस्टम की बात करेंगे तो उस सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम आपको दिया गया, मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो इसमें दो बॉडीज हैं, एक मैस एक बॉडी है, दूसरी बॉडी स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये सिस्टम में मैस भी मूव कर रहा है और ये बॉडी जो है ये भी मूव कर रही है, ये जो ब्लॉक है। तो इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, इन दोनों की पोजीशन के लिहाज से हम जो एनर्जी को बोलेंगे पूरे सिस्टम की, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम।
एग्जाम्पल में देखिए, कंप्रेशन ऑफ अ ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम एंड सेपरेशन ऑफ बॉल अर्थ सिस्टम, दो सिस्टम है। यहाँ पे हमने कौन सा सिस्टम लिया है? कंप्रेशन ऑफ अ ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। अब इसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे? देखें, ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम को देखें तो बॉडी जो है स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है, ये एक अपनी रेस्ट हालत में है। यहाँ पे एक्स पोजीशन को शो कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इसने कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, तो ये अपनी रेस्ट हालत में है और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? 0 के, और इसको हम कहते हैं पोजीशन ए। अब डायग्राम नंबर 2 में देखें तो इसको एक्सपैंड किया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेच किया जा रहा है, स्प्रिंग को खींच के हम ले आए हैं पोजीशन पर, इसको नाम देते हैं पोजीशन बी। और अब ये देखें, ये रेस्ट हालत में थी, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, उसको नाम दे दिया स्मॉल डी का। कंसीडर अ सिस्टम एक्टेड अपॉन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। फर्ज करें कि एक जो है वो सिस्टम है जिसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई की जा रही है, यानी कि हमने इस स्प्रिंग को यहाँ से खींच के यहाँ पे लाया, तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई की। व्हेन वी चेंज द कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज डब्ल्यू। वर्क डन, ज़ाहिर है हमने पहले रेस्ट हालत में था, तो इसको हमने पोजीशन चेंज करके इस बी पॉइंट पर ले आए, तो इस वजह से क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुई, हमने फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, तो वर्क डन होगा। जैसे कि आपने पढ़ा था कि व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इन अ साइंस वी कैन से दैट इफ we apply a force on a body and body displaces from some distance in the direction of force, then we can say that the work is done. तो इस लिहाज से देखें, वर्क जो है वो कब डन हुआ है? वर्क कब हुआ है? जब फोर्स अप्लाई की है और बॉडी ने कुछ फासला तय किया है। तो वर्क डन को हम W से जाहिर करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U इन द प्रोसेस इज नेगेटिव वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स से की वजह से वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ कह रहे हैं कि नेगेटिव वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज के इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो ये हम पीछे भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अगेन हम इसका यूज करेंगे कि डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। कंसीडर अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, व्हेन ब्लॉक इज एट रेस्ट पोजीशन ए द वर्क डन इज 0। जाहिर है कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हो रहा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, फोर्स भी हमारी 0 है, वर्क डन भी 0 होगा। इसको हम कहते हैं W1। When the block is moved the position B through resistance D, जब हमने उसको पोजीशन A से मूव करवा के B पॉइंट पर ले आए तो डिस्टेंस जो है वो D तय हुआ। The work done by a spring force on the block is W2। W2 वर्क डन फिर कितना होगा? -1/2 KD स्क्वायर। K यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, और D डिस्प्लेसमेंट है। ये डिराइव किया गया है जी स्प्रिंग कांस्टेंट के फार्मूले से। वर्क डन W2 इज इक्वल टू -1/2 KD स्क्वायर। ये होगा रिलेशन वर्क डन का डिस्प्लेसमेंट के साथ, या कह लें कि स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि जब हमने स्प्रिंग सिस्टम किया है यूज़, तो उस टाइम हमारा जो वर्क डन होगा वो इस पोजीशन में आएगा। और ये आप लोग पीछे भी डिराइव कर चुके हैं, इक्वेशन कैसे आती है? 1/2 KD स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर इस लिहाज से क्या होगी? -W, ये टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन किसके इक्वल है? W2 माइनस W1, माइनस ये जो है वो होल वर्क डन के इक्वल है, ये माइनस बाहर ही रहेगा, ठीक है। इस W को हम लिख लेते हैं W2 माइनस W1। W1 इनिशियल पोजीशन पर वर्क है और W2 फाइनल पोजीशन पर किया गया वर्क डन है। फाइनल पोजीशन पर किया गया वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे, -1/2 KD स्क्वायर -0, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 KD स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन वर्क डन के साथ डिराइव्ड हो गया जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 KD स्क्वायर। ये था हमारा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम को लेकर डिराइव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें।
क्वेश्चन है डिस्कस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। अब ये यहाँ पे हम उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। ये इक्वेशन आप अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इज रिटन एज, कि हमने मैकेनिकल जो लॉ पीछे अभी प्रूव किया है उसमें हमने किया है जी ई इज इक्वल टू 1/2mv² प्लस यू ऑफ एक्स, जहाँ पे ई क्या था, ई था 1/2mv0² प्लस यू ऑफ एक्स नॉट के इक्वल। ई किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पे एंड इनिशियल पोजीशन की वजह से होने वाली पोटेंशियल एनर्जी पे। अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे जी, ई जो है वो हमारे पास टोटल कंजर्वेटिव एनर्जी है एट इनिशियल पोजीशन, ठीक है। यू फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल और ये फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी है। हमने असल में निकालना है जी डिस्प्लेसमेंट। हमने एक फंक्शन निकालना है जिसके लिए हम क्या करते हैं, यू ऑफ एक्स ई की तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ई में से माइनस होगा यू ऑफ एक्स, ठीक है। और ये 2 डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो गया। यहाँ पे रह जाएगा v² इज इक्वल टू 2/m e माइनस यू ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, v² का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। इस साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इस पूरी टर्म के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, साथ में आ जाएगा प्लस माइनस। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, चूंकि v वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू d ऑफ x ओवर d ऑफ t, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। दिस डिस्क्राइब अ स्मूथ पीरियोडिक ऑसिलेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस वेव। ये हमने निकाला है जी सॉल्यूशन, कि हमने क्या लें कि वेलोसिटी निकाल ली है। वेलोसिटी किसको शो करती है, किसी भी बॉडी की मूवमेंट को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और यही हम, इसी को हम कहते हैं कि ये जो है कंजर्वेटिव सिस्टम का सॉल्यूशन है। मजीद इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने टाइम भी निकालना हो, ठीक है, इस दौरान कितना टाइम जो है वो यूज़ हो रहा है, तो टाइम का फंक्शन हम एक साइड पे रखेंगे और ये पूरा जो फंक्शन है ये सारा dx के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और dx इधर जाके dt मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा dt इज इक्वल टू प्लस माइनस dx ओवर 2/m इंटू ई माइनस यू ऑफ एक्स होल अंडर रूट। यहाँ पे देखें जी, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स लगाएंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड t इज इक्वल टू टी नॉट। चूँकि यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन ले रहे हैं, हमने इनिशियल पोजीशन के इक्वल ई को कर लिया था और फाइनल पोजीशन वाली हम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिमिट्स ख़त्म करके क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट और t इज इक्वल टू टी नॉट, दोनों को इक्वल रखेंगे एट एनी एट आर्बिट्रेरी पोजीशन x एंड एनी टाइम t। जब हमें लिमिट्स दी जाएंगी तो हम ये लिमिट्स यूज़ करेंगे जो भी दी जाएंगी, लेकिन जब हम किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन के लिए या आर्बिट्रेरी टाइम के लिए हम फंक्शन निकालेंगे, वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, तो हम वही लिमिट देंगे, लिखेंगे जो हमें गिवन है। चूंकि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन x आ रहा है और t आ रहा है, तो किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन x के फंक्शन और टाइम t के लिए हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज अंडर k ओवर t ऑफ k ओवर m बाय t। ये है जी वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल एक्टेड बाय अ स्प्रिंग फोर्स इज साइनोसाइडल। साइनोसाइडल जो है वो क्या होती है, साइनोसाइडल एक ऐसा सिस्टम है, साइनोसाइडल हम ये जो स्प्रिंग फंक्शन है इसको भी कहते हैं साइनोसाइडल, ठीक है। और इसकी वजह से जो वेव्स बनती हैं उसको हम कहते हैं साइनोसाइडल वेव्स। एंड ये जो हमारे पास डेरिवेशन में कॉज आ रहा है ये भी साइनोसाइडल वेव्स को ही डिस्क्राइब कर रहा है। दिस डिस्क्राइब अ स्मूथ पीरियोडिक ऑसिलेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस वेव। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, डिस्कस 2 and 3 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। पहले हमने 1 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम किया है, अब हम करते हैं 2 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम।
2 एंड 3 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। हम सेम जो है वो इक्वेशन लेंगे स्टार्ट से वर्क एनर्जी रिलेशन लेंगे आपस में, और हम उसको अब करेंगे 3 डायमेंशनल के लिए। 2 and 3 dimensional conservative system. Consider a system in which a particle move over a path and is acted by a force. फर्ज करें कि एक सिस्टम है जिसमें पार्टिकल अब पाथ पे, किसी भी पाथ पे मूव कर रहा है और उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स एफ ऑफ एक्स अप्लाई हो रही है। अब वो जो सिस्टम है वो कह लें कि 3 डायमेंशनल मूव कर रहा है, 1 डायमेंशनल मूव नहीं कर रहा। If the work done by a force depend only on the end point of a motion, कह रहे हैं कि अगर जो फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन है वो सिर्फ मोशन के एंड पॉइंट पर, यानी कि जहां पर बॉडी जाके स्टॉप हो जाती है, फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता हो, और जो पूरा पाथ हम लेते हैं उस पर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है। जैसे कि हमने ऊपर डेरिवेशन की थी कि E इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस u ऑफ x, तो वहां पे हमने एनर्जी किसकी इक्वल रखी थी, फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पर। तो ये भी वही कहा जा रहा है कि एक सिस्टम है, ठीक है, इन विच अ पार्टिकल मूव, जिसमें पार्टिकल एक ओवर अ पाथ मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। वो सिस्टम के डिफरेंट पार्ट से फोर्स अप्लाई की जा रही है। अगर वो वर्क डन जो किसी फोर्स की वजह से हो रहा है और वो फोर्स सिर्फ एंड पॉइंट पर डिपेंड करें, ठीक है, मोशन के फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करें और पाथ पर डिपेंड ना करें, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी और वो पूरा सिस्टम जो है कंजर्वेटिव सिस्टम कहलाएगा। और उस वजह से किया गया वर्क डन, अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -W। अब यहाँ पे -W जो है वो किस किस की वजह से किया गया वर्क डन है, वो 3 डायमेंशनल है, तो वहां पे डिस्टेंस x का फंक्शन भी होगा, y का भी और z का भी, ठीक है। x जो है वो x एक्सिस में कह ले, y एक्सिस में कह ले, एंड z एक्सिस में, 3 डायमेंशनल वर्क डन। तो इसमें लिमिट्स भी x एक्सिस में x नॉट टू x, y एक्सिस में y नॉट टू y एंड z एक्सिस में z नॉट टू z होंगी। तो इस तरह हमने लिख लिया एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई। ये माइनस किस वजह से हो रहा है, ये माइनस इस नेगेटिव ऑफ वर्क डन की वजह से तीनों के साथ आ रहा है। तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि तीनों को कंबाइन हम आर हम यूनिट एक वेक्टर लेते हैं, आर को हम पोजीशन वेक्टर इसको हम कहते हैं, आर को हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी के इक्वल। तो हमने इस रिलेशन को जनरल फॉर्म में लिख लिया, डेल यू इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। आर जो है जब हम इसको ओपन करें तो एक्स वाई जी तीनों आएंगे साथ, एंड डी ऑफ आर भी जो है वो तीनों एक्सिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और आर नॉट टू आर, ठीक है। ये हमने लिख लिया इसको जनरलाइज करके जनरल फॉर्म में। Where del U is change in potential energy for a system as a particle move from points x naught, y naught, z naught having position vector r naught, यानी कि इन तीनों पोजीशंस पर इनका एक सिंगल पोजीशन वेक्टर जो हमने लिखा है वो r naught होगा, और फाइनल पोजीशंस जो हैं x, y, z 3 डायमेंशन में उनका फाइनल जो हमने वेक्टर यूज किया है पोजीशन वेक्टर वो होगा r। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी का लॉ पढ़ा है वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक डायमेंशन में हमने ये इक्वेशन यूज की है 1/2mv² प्लस यू ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू 1/2mv0² प्लस यू ऑफ एक्स नॉट। अब इसी को हम जब जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई जी तीनों को, तो जनरलाइज फॉर्म में हम x की बजाय क्या लिख लेंगे r किसको शो कर रहा है, ये x y z तीनों को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे x नॉट को r नॉट। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ये हम तीनों डायमेंशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसको इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 1/2mv² लिख रहे हैं प्लस यू ऑफ एक्स लिख रहे हैं, इसी के साथ प्लस 1/2mv² प्लस यू ऑफ वाई लिखें, फिर प्लस 1/2mv² प्लस यू ऑफ जी लिखें, और इस साइड पे भी हम ऐसे ही करें यू ऑफ एक्स नॉट प्लस यू ऑफ वाई नॉट प्लस यू ऑफ जी नॉट। और उस स्टेप को हम फिर इसके बाद लिख लें तीनों को कंबाइन करके आर नॉट के इक्वल, और यहाँ पे तीनों को कंबाइन करके आर के इक्वल। और इस तरह डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल में और ये 1 डायमेंशनल में।
अब इस इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हम 3 डायमेंशन के लिए जो है वो ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी निकालेंगे। 1/2 mv² को लिख रहे हैं v डॉट v और u प्लस u ऑफ r। 1/2 v0 को लिख सकते हैं v0 डॉट v। ठीक है, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी हम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ये v आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आपने पढ़ा होगा कि स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हम इसको लिख सकते हैं और a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, या i डॉट i इज इक्वल टू i स्क्वायर यूनिट वेक्टर की शक्ल में, प्लस u ऑफ r नॉट। अब ये देखें v डॉट v क्या है, v स्क्वायर के इक्वल है और ये क्या होता है, ये x y और z तीनों एक्सिस में हम इसको लिखते हैं। ये एक कह लें कि वेक्टर की जनरल फॉर्म में हमने लिखा है और ये हमने इसको ओपन किया तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर। इसी तरह वी नॉट स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट जी स्क्वायर। ये हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं। द इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज 1/2 mv स्क्वायर प्लस u ऑफ r इज इक्वल टू, इसको हमने किसके इक्वल लिखा हुआ था, e के इक्वल। ठीक है, और ये e किसके इक्वल आ गया, 1/2 mv स्क्वायर प्लस u ऑफ r। देखें ये सेम उसी तरह आ गया जो हमने सॉल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम इन 1 डायमेंशन निकाला था। और ये अब हमारे पास आया है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड सॉरी ये आया है हमारे पास solution of conservative force in 3-dimensional। E is equal to 1/2 mv square plus u of r और ये होगा law of conservation of energy for a 3-dimensional। और इसी तरह हम अगेन इस इक्वेशन को यूज करके f of x इज इक्वल टू डी ऑफ यू बाई डी ऑफ एक्स, ये हमने पीछे प्रूव कर लिया है कि नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको हम 3 डायमेंशन में करेंगे तो क्या कर सकते हैं, x की जगह हम पोजीशन वेक्टर वो लगाएंगे जो तीनों के लिए यूज हो रहा है, x y z तीनों एक्सिस के लिए 3 डायमेंशंस के लिए। तो f ऑफ r इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फोर्स किसका फंक्शन है, r का, और r किसके बराबर है, x y z तीनों के। तो तीनों के लिए हम लिखते हैं माइनस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय डी पार्शियल बाय एक्स, ये हम इसको ग्रेड कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर है, आई साथ में एक्स एक्सिस का वेक्टर होगा। ठीक है, ये पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, जे वाई एक्सिस के वेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, 3 दूसरी डायमेंशन को, और पार्शियल यू बाय पार्शियल जी जो है इसके साथ ये जो के वेक्टर है ये तीसरी डायमेंशन को शो कर रहा है। तो ये एक एक्सिस में या एक डायमेंशन में लगने वाली फोर्स और उसकी वजह से होने वाली वर्क डन है, और उसका उसके एक डायमेंशन में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट का नेगेटिव है, ये दूसरी डायमेंशन में और तीसरी में। तो इस तरह नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये तीनों डायमेंशन में जो है वो अप्लाई होने वाली पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ कह लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल आ गई आपकी कंजर्वेटिव अप्लाइड फोर्स। ये हमने रिलेशन निकाल लिया जी, सॉल्यूशन ऑफ फोर्स कंजर्वेटिव सिस्टम इन अ 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। कि किसी पार्टिकल्स का सिस्टम, एक से ज्यादा पार्टिकल्स, पहले हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे थे, अब हम पार्टिकल्स का पूरा सिस्टम ले रहे हैं। पार्टिकल का पूरा सिस्टम लेंगे तो उसमें कैसे कंजर्वेशन एनर्जी का क्या रिलेशन निकलता है, कैसे एनर्जी जो है वो यूज होती है, हम वो पढ़ेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पहले हमने क्या लिया था, कंजर्वेटिव सिस्टम लिया था फॉर अ सिंगल पार्टिकल। अब हम ले रहे हैं बहुत ज्यादा पार्टिकल्स का एक पूरा सिस्टम, और पूरे सिस्टम पे देखेंगे कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। Consider a system enclosed within the boundary having kinetic energy KE। कह रहे हैं कि फर्ज करें कि आपने एक जो है वो सिस्टम लिया, ये जी आपने एक सिस्टम ले लिया। ठीक है, ये बेशुमार पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है और ये एक बाउंड्री के अंदर है।
हैविंग काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है इस सिस्टम की, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, और इसकी इंटरनल एनर्जी भी है. The energy of a system within boundary can be changed when external work is done on the system by its environment. कहते हैं कि जब इस सिस्टम के, ये बाउंड्री के अंदर बंद है सिस्टम, जब इस सिस्टम के ऊपर इसके एनवायरनमेंट की तरफ से यानी कि एक्सटर्नल वर्क डन होगा तो इसकी एनर्जी चेंज भी हो सकती है. We can write conservation of energy for a system as, ये देखिए एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, ये एक सिस्टम है, ये बाउंडेड है. वर्क डन इज ऑलवेज जीरो इन कंजर्वेटिव फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ. कहते हैं, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोज पाथ के अंदर क्या होता है, हमेशा वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड के अलोंग जीरो होता है. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जीरो कैसे निकल रहा है, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि अगर एक्सटर्नल वर्क डन होगा तो कैसे जो है इसकी एनर्जी चेंज होगी. देखिए हमने लिखा है कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे तीन किस्म की सिस्टम की एनर्जी है तो इसलिए हम तीनों एनर्जीज को इंक्लूड करेंगे. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन. The positive work done on the system by environment tends to increase the energy of system. अब ये ध्यान से देखें कि कह रहे हैं कि जो environment की वजह से जो external work done होगा, ये जो external work done इस system के ऊपर होगा वो positive work done होगा. ठीक है, वो कौन सा होगा, positive work done on a system by environment. जो environment की वजह से होगा वो एक तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, दूसरे नंबर पे उसकी वजह से जो एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम. वो सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा. नेगेटिव वर्क डन जो है, जो हम पीछे पढ़ते रहे हैं, वो कब होगा, नेगेटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एनवायरनमेंट टेंड्स टू डिक्रीज द. अब जो एनवायरनमेंट की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव वर्क डन होगा वो किसकी वजह बनेगा, वो एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर देगा. तो दो किस्म के वर्क डन हमने देखे हैं एनवायरनमेंट की वजह से, एक पॉजिटिव वर्क डन और एक नेगेटिव वर्क डन. तो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन में सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर रही है और नेगेटिव वर्क डन में सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही है. इस डायग्राम में देखें, ये सिस्टम है, ये इसकी इंटरनल एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी को हम रिमूव नहीं कर सकते कभी भी किसी सिस्टम की, वो इंटरनल एनर्जी सेम उसी तरह रहती है, उसके अंदर हमेशा रहती है सिस्टम के अंदर. यहाँ पे देखें, ये जो है कह रहे हैं जी स्प्रिंग के ऊपर ये हो रहा है वर्क डन, ये वर्क डन के इक्वल है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. ठीक है, डायग्राम नंबर बी में देखें, ब्लॉक प्लस स्प्रिंग. ब्लॉक इज, यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक को सिस्टम बोला जा रहा है, इसको यहाँ पे ब्लॉक प्लस स्प्रिंग इज सिस्टम. यहाँ पे स्प्रिंग भी एक सिस्टम है और ब्लॉक भी सिस्टम है. यहाँ पे ब्लॉक प्लस स्प्रिंग प्लस टेबल इज सिस्टम. ये जिस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है स्प्रिंग और ये ब्लॉक, वो ये ब्लॉक और ये स्प्रिंग, तीनों को सिस्टम बोला जा रहा है. तो तीनों सूरतों में हम देखते हैं कि वर्क डन में और एनर्जी में क्या चेंज आता है. These principles can illustrated by considering the block spring system. We first define our system to be block itself. सबसे पहले हमने डायग्राम नंबर ए में क्या देखा कि आपके पास जो सिस्टम है वो itself सिर्फ ब्लॉक है. The figure shows two transfer of energy through the system boundary. कहते हैं कि अगर सिर्फ ब्लॉक ही सिस्टम होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, टू ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी थ्रू द सिस्टम बाउंड्री. तो कि वो सिस्टम बाउंड्री के अंदर अंदर दो एनर्जीज को ट्रांसफर कर रहा है. द पॉजिटिव कंजर्वेटिव वर्क WS डन बाय द ब्लॉक बाय अ स्प्रिंग एंड नेगेटिव नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन WF डन बाय द ब्लॉक बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल. इसको जरा ध्यान से समझ लें कि यहाँ पे दो किस्म के वर्क डन हो रहे हैं. जब ब्लॉक खुद एक सिस्टम, सिर्फ ब्लॉक को हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो दो किस्म के वर्क डन हो रहे हैं, WS और WF. WS कौन सा वर्क डन है, ये नंबर एक तो पॉजिटिव वर्क डन है और कंजर्वेटिव वर्क है.
और एस क्यू शो हो रहा है, ये एस शो कर रहा है जो स्प्रिंग की वजह से हो रहा है। स्प्रिंग की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर होने वाला वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन, जिसको हम शो करेंगे डब्ल्यू एस से, और जो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है इस टेबल के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, टेबल की फ्रिक्शन की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर वर्क डन हो रहा है, वो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन है, वो कंजर्व नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो सकता है, उसको हम शो कर रहे हैं डब्ल्यू एफ से। ठीक हो गया, ये है डायग्राम नंबर ए। तो इसके लिए हम जो लिखेंगे वर्क डन वो लिखेंगे वी कैन राइट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा, टोटल एनर्जी इज टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे दो एनर्जी यूज हो रही है, काइनेटिक और इंटरनल, इज इक्वल टू डब्ल्यू एस। स्प्रिंग की वजह से किया गया वर्क डन ब्लॉक के ऊपर, और फ्रिक्शन ऑफ टेबल की वजह से किया गया वर्क डन ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ब्लॉक मूव कर रहा है तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी और एक उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। यहाँ पे डेल यू पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है, बिकॉज सिस्टम विद इन द बाउंड्री एक्सपीरियंसेस नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। के सिस्टम में यहाँ पे ब्लॉक, क्योंकि वो एक बाउंड्री के अंदर बंद है ना, तो उसकी पोजीशन वही है जो शुरू से थी, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम ये नहीं कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हम कह रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। तो चेंज जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो जीरो के इक्वल है। वी अकाउंट फॉर द स्प्रिंग एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। नाउ कंसिडर ब्लॉक एंड स्प्रिंग इज अ सिस्टम। अब हम कहते हैं दो सिस्टम्स है हमारे पास, एक ब्लॉक और स्प्रिंग, दोनों के ऊपर वर्क डन होना है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी कंसीडर करते हैं। नाउ वी कैन राइट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ सिस्टम, डेल यू प्लस काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ। यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो टेबल की फ्रिक्शन की वजह से किया गया। अब यहाँ पे वर्क डन स्प्रिंग की वजह से नहीं किया जा रहा, क्योंकि स्प्रिंग खुद एक सिस्टम है और स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन हो रहा है। तो स्प्रिंग के ऊपर सिर्फ अब टेबल की जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी की वजह से वर्क डन हो रहा है। ब्लॉक के ऊपर भी सिर्फ टेबल की फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग मूव जब करेगा उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो उसकी भी फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोजीशन एनर्जी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क डन जो है वो फ्रिक्शनल वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से है, डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू चेंज इन यू प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तीसरी डायग्राम को हम देखें तो उसमें हमारा ब्लॉक भी, स्प्रिंग भी और टेबल तीनों को हमने बोला था कि सिस्टम के तौर पर कंसीडर करना है। तीनों के ऊपर हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी जो है वो यूज हो रही है, तीनों के ऊपर कौन कौन सी फोर्स है अप्लाई की जा रही, और तीनों के ऊपर स्प्रिंग, ब्लॉक और टेबल के ऊपर वर्क डन कितना हो रहा है। कह रहे हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन इन दिस केस इज जीरो बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज नाउ इंटरनल फोर्स अलॉन्ग विद स्प्रिंग। जाहिर है जब हम टेबल को भी सिस्टम ले रहे हैं तो टेबल जो है वो सिस्टम हो गया, सिस्टम क्या है, बाउंड्री के अंदर बंद है, तो टेबल की फिर जो एनर्जी या फोर्स होगी वो उसकी इंटरनल कहलाएगी, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल नहीं फिर होगी, क्योंकि उसके ऊपर हमने वर्क डन करना है। तो इस वजह से टेबल की जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो भी उसकी इंटरनल एनर्जी या इंटरनल फोर्स के तौर पर होगी। स्प्रिंग की तो ऑलरेडी इंटरनल है, और उसके बाद ब्लॉक की भी हमने पहले से इंटरनल शो की हुई थी। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से हम कह सकते हैं कि चेंज इन यू प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, या जितना भी वर्क डन होगा वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी जनरलाइज्ड एज, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम जनरलाइज फॉर्म में इस तरह कर सकते हैं, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है वो ना ही नई पैदा हो सकती है, ना ही
ख़त्म हो सकती है बिल्कुल, बल्कि सिर्फ एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही जनरल फॉर्म में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की कह लें कि स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन से होते हैं? जिनकी एनर्जी कंजर्व रहती है, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये जीरो, इसी चीज़ को जीरो एक कांस्टेंट टर्म है, ये इसी को शो कर रहा है कि ये एनर्जी देखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जितना भी एनर्जीज में चेंज आ रहा है उन सब का सम किसके इक्वल है? जीरो के, यानी कि कांस्टेंट में जितना भी चेंज हो जाए टोटल एनर्जी आपकी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बस ये एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है, ठीक है। पहले ये एनर्जी जो है वो WF और WS की फॉर्म में थी, फिर जस्ट WF की फॉर्म में आई, फिर ये जैसे जैसे चेंज हो रही है तो टोटल कंजर्व रहेगी। तो इसका हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या है? जीरो के इक्वल। कहने का मतलब ये नहीं होता कि ये खत्म हो गई है। जीरो के इक्वल इसलिए लिखा गया है कि चेंज इन एनर्जी जो है वो जीरो के इक्वल है, यानी कि कांस्टेंट है, ये कंजर्व है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।